हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आदित्य दशोरा और आप देख रहे हैं पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी, जो कि सेक्शन 52 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो हमने समझ लिया था डिटेल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 53 और 53A। ये दोनों ही सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स को कवर करते हैं, इसलिए ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो हमारे केसेस आते हैं उनमें तो इनसे रिलेटेड केसेस आते ही हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन आज हम ले रहे हैं वो है सेक्शन 53, जो बताता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 53 कहता क्या है। सेक्शन 53 बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विथ एनी मोड may be sale, exchange, gift, lease or mortgage with intention of fraud or with intention to cheat creditors is voidable। अब आपको समझाता हूं कि ये इसका जो पूरी मैंने सही लाइनें बोली है, जिसकी पूरी सेक्शन 53 का बताया है, ये कहता क्या है। ये सिंपल सी जनरल सी बात ये कहता है कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो किसी भी माध्यम से तो वो वैलिड है। पर अगर उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पीछे अगर आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का है, चीटिंग करने का है, किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ, तो वो सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी है वो वापस से रिकवर हो जाती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आपको उस एग्जांपल से बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ए ने जेड से 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जेड ने उसको दे भी रखा है। अब यहां पर क्या हो गया कि ए जो है वो कौन हो गया, उसको वापस पैसे जेड को करना है। जेड जो है वो क्रेडिटर है। अब यहां पर जो ए है, ए के पास एक 50 लाख की प्रॉपर्टी है। ए ने यहां पर सोचा कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो जो क्रेडिटर है जेड, वो मेरे पे क्लेम कैसे करेगा। इसलिए ए ने जो अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी वो किसको दे दी? बी को सेल कर दी और बी से 50 लाख रुपए दे दिए, ले लिए। अब जो हमारा यहाँ पर जेड है, जब जेड को इसके बारे में पता चला और जेड को जब पूरी बात पता चली कि मैंने उसको पैसे दे रखे हैं और वो पैसे मुझे वापस नहीं लौटा रहा है, तो यहाँ पर जेड ने ए के खिलाफ एक क्लेम फाइल कर दिया। कहां पर? कोर्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा, जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, वो किसके पक्ष में आएगा? वो आएगा जेड के पक्ष में कि ए आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास खाली वही प्रॉपर्टी है। आपको उस प्रॉपर्टी से जो आपके क्रेडिटर है उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, या तो आपको प्रॉपर्टी उस क्रेडिटर को देनी पड़ेगी। इसलिए जो आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बी के साथ करा है वो यहां पर क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। तो सेक्शन 53 इतना सही कहता है कि अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करा है किसी भी मोड से, पर उसके पीछे इंटेंशन अगर आपका फ्रॉड का है, चीट करने का है, किसको? क्रेडिटर को, जिससे आपने पैसे ले रखे हैं उसको वापस आपको चुकाना है। अगर उसके साथ अगर आपका फ्रॉड करने का इंटेंशन है तो आप उसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर बोलोगे, और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है तो वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जो क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर क्लेम करता है, क्रेडिटर कोर्ट में केस फाइल करता है, तब ही हम इस ट्रांसफर को क्या करेंगे? वॉइड करेंगे। अगर क्रेडिटर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और क्रेडिटर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड ही रहेगा, उसे हम वॉइड नहीं कर सकते। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो ये आ रही है कि पार्शियल ट्रांसफर। पार्शियल ट्रांसफर कैसे? कि हमने जो एग्जांपल लिया था वो इसी एग्जांपल पे आते हैं। हमने बात करी थी कि ए के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसने जेड से 50 लाख का लोन ले रखा है। अब यहां पर हम थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए के पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसने जेड से कितने का लोन ले रखा है? 50 लाख का। अब जब उसने जेड से 50 लाख का लोन ले रखा है और उसके पास प्रॉपर्टी कितने की है? 2 करोड़ की है। अब ए ने क्या करा? ए ने बी के साथ ट्रांसफर प्रॉपर्टी करा। कितनी की प्रॉपर्टी का? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का, ठीक है। मतलब कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो बी को सेल कर रहा है। और इस टाइम पे अगर हमारा जेड जो है वो अगर कोर्ट में क्लेम फाइल करता है, केस लगाता है, तो उस पर्टिकुलर क्लेम या फिर उस केस में कोर्ट का डिसीजन ए के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि ए ने अपनी जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करी है। उसके पास अभी भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है,
जिससे वो उस क्रेडिटर का पैसा चुका सकता है। इन फ्यूचर अगर वो बची हुई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सेल करने जाएगा, तब जाकर जेड जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम लगा सकता है और ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। जब और तब वो प्रॉपर्टी और ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो पीछे से थोड़ा सा बैक करके समझिए, आपको बात अच्छे समझ में आ जाएगी। और एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल याद रखोगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और आंसर भी अच्छे से बन जाएगा। अब इस फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है कि जो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी है वही कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है कि जो हमारा जो ओनर है प्रॉपर्टी का, एक्चुअल ओनर, वो उसने मार्केट से क्या किया होना चाहिए, लोन लिया होना चाहिए, क्रेडिटर्स होने चाहिए, उसको किसी न किसी को पैसे देने चाहिए। जरूरी नहीं कि एक या दो, वो कितने भी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उसके पास क्रेडिटर्स होने चाहिए। उसके बाद अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ही प्रॉपर्टी हो जो उस क्रेडिटर को मनी वापिस कर सके। अगर उस पर्टिकुलर मनी से ज्यादा अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो वो ट्रांसफर कर सकता है, पर उतनी ही है तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के अंदर आएगा। और लास्ट में आएगा कि अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो जितनी प्रॉपर्टी उस क्रेडिटर के अमाउंट से मैच खाती है, उतनी ही प्रॉपर्टी अगर वो बेच रहा है तो उसे हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहेंगे। ये हमारा सेक्शन 53 है, इसके अकॉर्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 53A, जो कि हमें बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए, आपको जब इसको याद करना है, रिमेंबर रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं कि इसके जो मतलब है, इसका जो नाम है पार्ट परफॉर्मेंस, उसी से आपको याद आ जाएगा। इसके अंदर बोला गया पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि जब ट्रांसफर हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का, तब तो वो हर एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि दो पार्टीज मिलती है, एग्रीमेंट करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जब कन्वीनियंस होता है तब हम उसे ट्रांसफर कहते हैं, और दोनों के बीच में पैसा और प्रॉपर्टी का लेन देन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन में सब होता है। तो ये एक एक स्टेप है, एक एक पार्ट है ट्रांसफर का। अब क्या होता है कि पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब बोल रहा है कि जिस तक ट्रांसफर हो रहा था वहां तक ट्रांसफर की जो लास्ट स्टेप है जहां पर हमारा ट्रांसफर हो जाता है वहां तक कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफर। पर ट्रांसफर होने के बाद भी दो स्टेप्स और रहती है, दो चीजें और करनी पड़ती है। पहली चीज कि स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी के लिए टाइम दिया गया है कि जिस टाइम आपका ट्रांसफर हो गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद जो 3 महीने हैं उसके अंदर अंदर आपको स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, जो कि हमें स्टेट को देनी पड़ती है, वो आपको देनी पड़ेगी। और दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पीरियड दे रखा है 4 महीने का। मतलब कि 4 महीने के अंदर, ट्रांसफर होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर आपको अब वो प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है, रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराना है। बात क्लियर थी। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, सेक्शन 53A बोल रहा है कि अगर बाई चांस ट्रांसफर पूरा हो गया है और जो लास्ट की 2 स्टेप्स है, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, उसके 3 महीने और 4 महीने दे रखे। अब अगर सामने वाला जो व्यक्ति है जो कि एक्चुअल ओनर पहले ए था, अब जो हमारा जिसको ट्रांसफर हो गया है वो ओनर हो गया है, अब उसने अगर पर्टिकुलरली उस पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और सामने वाले व्यक्ति ने वापस से प्रॉपर्टी लेने की बोल दिया है, या फिर उसने बोल दिया है कि मैं जो सेल कर रहा हूँ, वो जो हम जो एक्सचेंज कर रहे थे वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या ये वैलिड है या नहीं? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सुनिएगा। क्या हो रहा है कि एक ए है और बी है, ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर डील हुआ। प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है, और प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है? 1 करोड़। बी जो थे हमारे, उन्होंने मंजूर कर लिया और उन्होंने 1 करोड़ रुपए किसको दे दिए? ए को दे दिए। पार्शियल पेमेंट कर दिया कि उसने पहले 70 लाख एडवांस दे दिए और 30 लाख बाद में दे दिए। ऐसे करके उनके बीच में ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर पूरा कंप्लीट हो गया। मात्र दो मतलब जो पोजीशन वो सब था, जो कब्जा उब्जा था, वो सब किसके पास आ गया? बी के पास आ गया। अब क्या हो गया, खाली 2 स्टेप्स रह गई है हमारी, जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी कंप्लीट कर दी। अब हमारा लास्ट बचा हुआ खाली रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अभी ट्रांसफर होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन किसके नाम है? ए के नाम पर है, बी को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना है, जो 4 महीने के अंदर कभी भी करा लेगा। अब बात क्या आ रही है कि जैसे ही ट्रांसफर हुआ उसके 2 दिन के बाद जो गवर्नमेंट है उनका ऑर्डर पास हो गया कि उस जो प्रॉपर्टी है वहां पर एक मेट्रो की लाइन बिछ रही है, और जिस वजह से वहां पर गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट जग गया है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा, जिस वजह से उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी हो गई है? 1 करोड़ से 5 करोड़।
5 करोड़ उसकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो बढ़ गई है। अब इस पॉइंट पे जो हमारा ए है उसके दिमाग में प्लान सोचा कि यार ये तो मेरा नुकसान हो गया, मैं तो 1 करोड़ में बेच दिया, अगर मैं रुक जाता तो एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ बिकती, 4 करोड़ का फायदा होता। इसलिए उसने क्या करा, उसने कोर्ट में क्लेम लगा दिया कि रजिस्ट्री अभी भी मेरे नाम पर है, हमने ट्रांसफर कर दिया पर रजिस्ट्री अभी भी किसके नाम पर है, मेरे नाम पर है, मुझे ये सेल कैंसिल करनी है, ये एक्सचेंज कैंसिल करना है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापिस चाहिए। अब इस जगह पर जो कोर्ट है वो डिसीजन यह देगी कि वो डिसीजन ए को ये बोलेगी कि ए के पास अब कोई भी राइट नहीं रह गया इस प्रॉपर्टी में। क्यों नहीं रही है, रजिस्ट्री भले ही ए के नाम पर अभी भी है, क्योंकि 4 महीने के अंदर अंदर बी को करानी है, और कोर्ट ये बोलेगा कि रजिस्ट्री भले ही आपके नाम पर है, पर जो ट्रांसफर होने के बाद रजिस्ट्री करानी है वो किसको करानी है, बी को करानी है। कहां पर करानी है, कोर्ट में जाके करानी है। ठीक है, मतलब काम किसका है, बी का है, कराना कहां है, कोर्ट का है, मतलब काम बी का और कोर्ट का है, ए का यहां पर कोई रोल है ही नहीं। इसलिए वो अगर रजिस्ट्रेशन बाकी है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम है पर ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते, सेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो प्रॉपर्टी उनकी ही रहेगी। उन्हें जब रजिस्ट्रेशन कराना है 4 महीने के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इसका मतलब है कि वही डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ है तो उसके लिए हम पूरे ट्रांसफर को कैंसिल नहीं कर सकते, पूरे ट्रांसफर को वॉइड नहीं बोल सकते। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव लगेगा सामने वाला जो चेक करेगा उसके लिए, कि रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द फॉर्मेलिटी, नॉट ओनली फॉर्मेलिटी। आगे प्रश्न में कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उनमें से रजिस्ट्रेशन भी एक फॉर्मेलिटी है। ओनली फॉर्मेलिटी नहीं है कि खाली यही फॉर्मेलिटी करोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर खाली ये ऐसा होता कि रजिस्ट्रेशन करोगे तभी ट्रांसफर होता तो वहां पर हम एक ही बात मानते, पर ये वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज है, हमने बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, खाली रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है। तो सेक्शन 53A इतना सा कहता है। हमने सेक्शन 53 भी पढ़ लिया और 53A भी पढ़ लिया है। सेक्शन 53 बोलता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, अगर ऐसा ट्रांसफर जिसके पीछे इंटेंशन क्रेडिटर्स को चीट करना है या फ्रॉड करना है तो हम उस पर्टिकुलर ट्रांसफर को वॉइड कर देंगे। और जो हमारा जो 53 हमने ए पढ़ा है, पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, जो एक ओनली फॉर्मेलिटी रह गई है उसे हमने अगर कंप्लीट नहीं करा है, उसकी वजह से हम किसी भी ट्रांसफर को वॉइड नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमने 3 डॉक्ट्राइन ट्रांसफर प्रॉपर्टी की समझ ली है, एक पिछली वीडियो में समझी थी, 2 इस वीडियो में समझ ली है, 3 डॉक्ट्राइन और बची हुई है। आने वाली अगली वीडियो में हम तीनों डॉक्ट्राइन को एक साथ लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।